adorable nights. रूबी ने चेहरा उठाकर उसे देखा और पलकें झपकाते हुए स्माइल दी। सच में आप तो पूरे 20 मिनट होते ही आ गए। आदित्य ने दरवाजा अंदर से बंद किया, बड़ी लाइट बंद करके बेड साइड पर डिम लाइट ऑन की और रूबी के पास बैठ गया। उसके चेहरे को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, सच में तुमने भी 20 मिनट में पूरी सिचुएशन बना ली। शर्माते हुए रूबी के गाल लाल हो गए। आदित्य उसकी साड़ी को देखने लगा। ये साड़ी भी आदित्य ने तभी खरीदी थी जब उसने पहली बार रूबी के लिए शॉपिंग की थी। गोल्डन डिम रोशनी में पिंक साड़ी में भी अपनी सिंपल लुक में रूबी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी सांसें थम जाए। आदित्य तो फिर भी उसका प्रेमी था जो इस समय उसके साथ बेड पर था। उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आदित्य ने नीला मोती निकालकर पिलो के नीचे रख दिया। रूबी को बाहों में भरकर उसका सिर पिलो पर रखते हुए लिटा दिया। रूबी की एक बाह को अपने सिर के नीचे करते हुए उसकी तरफ चेहरा करके वह भी लेट गया। दोनों के लेटते ही नीला मोती चमका और नीली चमक पिलो से होती हुई 2 सेकंड्स में ही रूबी के शरीर में समा गई। रूबी को अपने भीतर एक ठंडे झोंके का एहसास हुआ। आदित्य तुरंत उठकर उसके ऊपर आ गया। स्वीट हॉट, भले ही अब मेरी ताकत तुम्हारे लिए घातक न हो, पर अभी भी एक बड़ा अंतर है तुम्हारी एनर्जी में और मेरी एनर्जी में। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? रूबी ने आदित्य का चेहरा अपने हाथों में भरा। मैं तो आपके प्यार में भीगने को तरस रही हूँ। आदित्य ने रूबी को बाहों में भरते हुए उसके होंठों को कसकर अपने होंठों में दबा लिया। उसने रूबी को चेहरे से लेकर गर्दन तक बारी चूमा और उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाते हुए उसका ब्लाउज खोल दिया। गोल्डन रोशनी में रूबी का नेक सीना बर्फीली चोटियों जैसे लग रहा था। आदित्य पूरे हक से देखते हुए दोनों हाथों में भरकर उसके वक्ष सहलाने लगा। आदित्य के होंठ बारी बारी से उसके सीने पर चल रहे थे। कुछ ही देर में उनके कपड़े बैग के एक कोने पर कपड़ों के ढेर में बदल गए। रूबी, तुम्हें मेरी कसम है, जब भी तुम्हारी सहन से यह बाहर होगा तुम मुझे तभी रोक दोगी। आदित्य आगे बढ़ने से पहले बोला। रूबी ने सहमति जताई। उसकी कमर पर आदित्य के हाथों की पकड़ मजबूत हुई और सख्त दर्द उसके भीतर चला गया। भले ही यह पहली बार नहीं था, पर रूबी को असहनीय दर्द हुआ। उसकी आंखें कसकर बंद हो गई। आदित्य ने उसके चेहरे को देखा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। रूबी की उंगलियां आदित्य के बालों में चल रही थी। कमरे में धीमी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस बार रूबी को आदित्य के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस हो रही थी, पर वह खुद को आदित्य के काबिल समझते हुए आदित्य का साथ देते रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। आदित्य की स्किन भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी थी, इसलिए उसे चरम सीमा तक पहुंचने में समय लग रहा था। 1 घंटे बाद आदित्य सुख की चरम सीमा तक पहुंचते हुए रूबी के सीने पर ध्वस्त हो गया। रात बीतते बीतते वह रूबी के साथ 4 बार फिजिकल हुआ। आदित्य को उम्मीद थी रूबी उसे रोक देगी, पर उसे दिल की गहराइयों से चाहने वाली रूबी ने हर बार खुशी खुशी उसे झेल लिया। भोर के समय आदित्य रूबी के सीने पर ध्वस्त था। दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी। रूबी आदित्य के बालों को सहलाती रही। जब दोनों की सांसें नॉर्मल हुई तो आदित्य उठकर एक साइड हो गया। ब्लैंकेट को खींचकर अपने और रूबी के ऊपर करके डिम लाइट भी ऑफ कर दी। रूबी को पीछे से बाहों में भरकर खींचते हुए उसके बालों पर किस करके धीरे से बोला, तुम्हें अब कुछ देर आराम करना चाहिए बेबी, सो जाओ, मुझे सुबह होते ही जाना है। रूबी आदित्य के पास सिमटते हुए बोली। भले ही आदित्य पहले भी रूबी के साथ नहीं रहता था, पर रूबी के मुंह से ये सुनते ही उसको अपने दिल का एक कोना खाली सा महसूस हुआ। स्वीट हॉट, मैं दिन रात एक करके अगले कुछ ही महीनों में वालिया फैमिली के सामने खुद को प्रूफ करके दिखा दूंगा। फिर दिन आए या रात, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। आदित्य की बात सुनकर रूबी को थोड़ा सुकून सा मिला। धीरे धीरे उसकी पलकें नींद से भारी होने लगी और वह नींद के आगोश में चली गई। जब आदित्य को यकीन हो गया कि रूबी चैन की नींद सो चुकी है तो वह भी सो गया। सूर्य की रोशनी की किरण विंडो से होती हुई जब आदित्य के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूटने लगी। जैसे ही वह रूबी को हक करने लगा तो उसकी नींद हवा हो गई। वह बेड पर अकेला था। रूबी, पुकारते हुए वह उठ बैठा। उसने देखा उसके कपड़े रूबी की पिंक साड़ी के साथ बेड के कोने पर पड़े थे। उसने अपने कपड़े पहने और झट से उतरकर पहले वॉशरूम में गया। यहाँ रूबी तो नहीं थी, पर बॉडी वॉश की फ्रेश खुशबू थी। मतलब थोड़ी देर पहले रूबी नहाई थी। फिर वह किचन में गया। रूबी वहां भी नहीं थी। उसने पूरे घर में देखा तो मायूस हो गया। सोते समय रूबी ने बताया था कि सुबह उसने जाना है, मतलब है वह बिना बाय बोले ही चली गई। वह अपने रूम में वापस आया और रूबी की साड़ी को अच्छे से फोल्ड कसकर सीने से लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद खुद को स्ट्रॉन्ग करके उसने रूबी की साड़ी कपबोर्ड में रखी और ब्लैंकेट सही करने लगा। जैसे ही ब्लैंकेट खींचा तो उसकी नज़र उस पिलो पर पड़ी जिस पर रूबी का सिर था। उस पर पिंक लिपस्टिक से लिखा हुआ था, वेटिंग फॉर यू आदित्य, आई लव यू योर रूबी। आदित्य ने पिलो उठाया, उस पर धीरे से अपना हाथ फेरा।
आदित्य की फिंगर टिप्स पर हल्की सी लिपस्टिक लगी तो उसने झट से हाथ उठा लिया। कहीं रूबी का लिखा खराब न हो जाए, मैं भी इंतजार में हूँ, कहते हुए आदित्य ने पिलो को टिकाकर रख दिया। पूरा दिन आदित्य काफी निराश रहा और गार्डन में बैठा रहा। वह चाहता तो रूबी को कॉल या मैसेज कर सकता था, पर वह एक तड़प बनाए रखना चाहता था जो उसे हमेशा उसका मकसद याद दिलाती है। इसलिए उसने रूबी को यादों में संजोए रखना सही माना। जैसे ही दिन ढलने लगा तो उसे याद आया कि कल रात मिस्टर कुंदन ओबरॉय ने उससे हेल्प मांगी थी। आदित्य ने कॉल करके कुंदन से आज शाम मिलने की बात की और अपने छोटे मोटे काम मैनेज करके कुंदन से मिलने निकल गया। कुंदन ओबरॉय शहरी चहल पहल थोड़ा दूर एकांत में रहते थे। उसका ये घर किसी हवेली जितना आलीशान नहीं था, फिर भी इसमें आवश्यक सब कुछ था तथा आसपास का दृश्य असाधारण रूप से सुंदर था। आदित्य को उम्मीद नहीं थी वालिया फैमिली से ताल्लुक रखने वाला कुंदन ओबरॉय इतना नेचर प्रेमी होगा। जैसे ही आदित्य कार से बाहर निकला, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने डीप स्मेल करते हुए कहा, ये सही नहीं है, इतने अच्छे वातावरण के साथ एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ कोई एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि यह घुटन और बेजान सा भी लगता है। आदित्य ने कार का दरवाजा बंद किया और सीधे कुंदन ओबरॉय के घर में चले गया। कुंदन ओबरॉय ने पहले से ही भोजन तैयार करवा रखा था और खाने में सब कुछ साधारण घरेलू था, फिर भी ये बहुत कुछ था। उम्मीद नहीं हो सकती ऐसी पर्सनैलिटी वाले आदमी के घर में सब इतना सिंपल होगा। मिस्टर कपूर, मोस्ट वेलकम, आखिरकार आप आ ही गए, कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू अंकल। कुंदन ने आदित्य को बैठाया और उसके लिए एक ग्लास वाइन डाली। चलो पहले खाना खाते हैं और खाते समय बातें करते हैं, कुंदन ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने बैठकर कुंदन के साथ वाइन पीना शुरू कर दिया। 3 गिलास वाइन पीने के बाद कुंदन का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उन्होंने आदित्य के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, पहले तो मैं सचमुच अंधा था, तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी को लगभग खो रहा था। तुम्हारे बारे में बात करते हुए मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाता। सच में यह मिस वालिया ही हैं, जिनकी नज़र सचमुच बहुत तेज है। इस मामले में तो आदित्य खुद भी काफी हैरान था। उसको रूबी से प्यार होना तो स्वाभाविक है, पर रूबी को भी उससे प्यार होना और प्यार में हर हद पार करने के लिए तैयार होना काफी अचंभित था। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए पर उसने इन्हें आंखों में ही छुपा लिया। रूबी के बिना आज मैं ऐसा नहीं होता, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। आदित्य का सारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आशा सब रूबी से आई थी। रूबी के आने से पहले आदित्य का जीवन अंधकार से भरा था। तभी 2 चोटियां बांधे एक 16-17 साल की लड़की कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही वह अंदर आए, उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, क्या आप ही आदित्य कपूर हैं? आदित्य कपूर जो रूबी वालिया को डेट कर रहा है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे का सुकून उसकी हाँ को बयां कर रहा था। वॉट, तुम? उसने नाक भान सिकुड़ी। तन्वी, माइंड योर लैंग्वेज बेटा, कुंदन ने गंभीर चेहरे से डांटा। तन्वी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह आदित्य के पास दौड़ी, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बुदबुदाई, कुछ ठीक है पर रूबी को डेट करे इतना भी खास नहीं। तन्वी बकवास बंद करो, आज वह हमारा मेहमान है, कुंदन ने तुरंत डांटा। आदित्य को और भी प्राउड फील हुआ कि जब बाकी लड़कियां उसके बारे ऐसा सोचती हैं तब भी रूबी उसे चाहती है। उसने कुंदन से पूछा, अंकल क्या यह आपकी बेटी है? कुंदन ने कड़वी मुस्कान दिखाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। आदित्य वह सब के लिए ऐसे ही बदतमीज है, इसे पसंद अपने आप पर न लें। इट्स ओके, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। फिर आदित्य ने तन्वी की ओर देखा और कहा, जिस तरह तुमने मुझे रूबी के लिए नापसंद किया है, क्या तुम्हारा और रूबी का रिश्ता काफी करीब है? बेशक, मेरी बहन रूबी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, तन्वी ने गर्व से कहा। आदित्य ने थोड़ा सिर हिलाया। क्योंकि रूबी के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, तन्वी अपने कमरे में वापस जाओ, मैं हमारे मेहमान आदित्य से बात करने जा रहा हूँ, कुंदन ने हाथ हिलाया। तन्वी को भेजने के बाद कुंदन ने गहरी आवाज में कहा, एक समय मेरे काम में बिजी रहने की वजह से बहुत काम तन्वी की माँ को देखने पड़ते थे। इधर उधर की भागदौड़ में उसकी माँ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं इतने सालों से उसके लिए दोषी महसूस कर रहा हूँ। माँ से दूर होने की वजह से उसका स्वभाव गुस्सैल और जिद्दी हो गया है। आदित्य ने सिर हिलाया। माँ या पापा का बिना पले बड़े बच्चे कुछ हद तक दयनीय होते हैं। आओ खाना खाएं। कुंदन ने एक और वाइन का गिलास उठाया। 2 बोतल सफेद वाइन पीने के बाद भी कुंदन के चेहरे पर थोड़ा लाली के अलावा नशे का कोई लक्षण नहीं दिखा। दिन के बाद कुंदन खड़ा हुआ और बोला, आदित्य देर हो रही है, तुम तन्वी को उसके कमरे में जाकर क्यों नहीं देखते? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले से ही पता चल गया है कि समस्या क्या है। ओह, कुंदन आश्चर्यचकित था। आदित्य ने कहा, तन्वी बीमार नहीं है, वह किसी बुरी चीज में उलझ गई है, लेकिन फिलहाल मुझे ठीक से नहीं पता कि यह क्या है।
कुंदन के माथे पर शिकन आ गई और उसने गंभीरता से कहा, किसी और ने भी ऐसा कहा था, लेकिन मैं पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास नहीं करता था। पर जब तुमने भी इसका जिक्र किया है, मैं तुम्हारी बात को ठुकरा भी नहीं सकता। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ये सामान्य बात है। आप सालों से एक अलग क्षेत्र में रहे हैं, आप सोसाइटी में उभर रहे हुनर को पहचानने और उसका सपोर्ट करने में समय लगाते हैं, तो आपका शरीर धार्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, इसलिए मूल रूप से ऐसी चीजें आपको आसानी से उलझा नहीं सकती हैं। लेकिन तन्वी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। इतना कहकर आदित्य उठकर तन्वी के कमरे की ओर चला गया। कुंदन ने भी उसके कदमों के साथ कदम मिलाए। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो आदित्य ने कहा, अंकल कृपया बाहर मेरा इंतजार करें। तन्वी के कमरे में इंटर करने के बाद आदित्य ने अपनी सांस रोक ली और दरवाजा बंद कर लिया। तन्वी बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन से खेल रही थी। आदित्य को देखकर वह तुरंत उछल पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे रात को एक जवान लड़की के कमरे में आना सही नहीं है ना? तन्वी ने अपनी आंखें घुमाई। आदित्य के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और उसने असहाय होकर कहा, तुम्हारे पास कुछ बुरी चीजें हैं। क्या तुम्हें यह नहीं पता? तन्वी ने अचानक छूटी अपनी हंसी को रोक उसे बड़ी आंखें घुमाकर देखा। कोई अंकल हो क्या, या कोई बूढ़े दादा? ये कौन सी सदी है? आप अभी भी उन पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं? आप बहुत पुराने हो गए हैं। आप रूबी के साथ परफेक्ट मैच हो कैसे गए? तन्वी को आदित्य की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। आदित्य ने मजाक में कहा, तो फिर तुम्हें हर रात बुरे सपने क्यों आते हैं? बुरे सपने कोई मायने नहीं रखते। ये सिर्फ ये साबित करता है कि मैं बहुत थक गई हूँ और हाल ही में तनाव में हूँ। तन्वी ने मैच्योरिटी के भाव के साथ आहें भरने का नाटक किया, जो काफी फनी लग रहा था। आदित्य तन्वी के पास बैठते हुए बोला, तुम्हारे शरीर पर सचमुच कुछ बुरा है, और यह भयानक है। अच्छा तो फिर इसे बाहर बुलाओ और मुझे देखने दो। मैं इसे एक मुट्ठी से मार डालूंगी। तन्वी ने मजाक उड़ाते हुए नकली गुस्से से अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। आदित्य एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, क्या तुम सच में देखना चाहती हो? हाँ, अगर तुम इसे बाहर बुलाओ तो मैं देखूंगी, और ध्यान से देखूंगी, तन्वी ने गंभीरता से कहा है। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर वह हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन बाद में डरना मत।